ईरान को फेस सेविंग दिया जा रहा है। जनरल जीडी बख्शी को रखिए उन्हें। जनरल साहब, ईरान को फेस सेविंग दिया जा रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को में बैठे हैं। मॉस्को तुर्की डायल कर रहा है, तुर्की अमेरिका से बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा बोला है और इस बार 6 घंटे और 12 घंटे की बात की। जनरल जीडी बख्शी साहब। हाँ, देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले ईरान ने स्ट्राइक करी, उसने बहुत सारी वर्च्यू सिग्नलिंग की है। वर्च्यू सिग्नलिंग मतलब उसने कतर को बता दिया कि ये स्ट्राइक होने वाली है, अपने लोग हटा लो, ठीक है। उसने ये कतर के जरिए यही वार्निंग अमेरिका को, वो भी अपने बिल्कुल जो है इंटरसेप्शन मिसाइल्स तैयार करके बैठा हुआ था। पहली खबर आई थी कि 6 मिसाइल फायर हुए हैं, क्योंकि 6 उन्होंने कहा फोदरो की तरफ आए थे। फिर खबर आई कि कोई 10 से 11 मिसाइल फायर हुए हैं यहाँ पे, और एक्सप्लोजन्स हुए हैं। तकरीबन सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए, बिकॉज इतनी वार्निंग आप किसी को भी दे दें तो वो इंटरसेप्ट कर ही लेगा, ठीक है। और एक हिट हुआ था, लेकिन वो भी जो है न्यूट्रल से इलाके में हिट हुआ, जहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ जानी माली, ठीक है। तो इसके चलते ये तो फिक्स्ड मैच पहले से ही था कि ईरान ने कहा साहब हमारी इज्जत का सवाल है, हमको हिट बैक करना है और हम हिट बैक करेंगे। जैसे कि मेजर तूर सही कह रहे थे कि जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था तब भी बिल्कुल यही प्रक्रिया हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप इसको एक बार पहले देख चुके हैं, ये रीप्ले था। उन्होंने कहा हम इराक में हिट करने वाले हैं, अमेरिकन बेस को। इराक को बता दिया कि भाई तुम्हारे से हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, हम अमेरिकन बेस को हिट कर रहे हैं। और उनको पता था कि ये चीज़ कन्वे कर दी जाएगी आगे, अमेरिकन भी तैयार रहेंगे, अमेरिकन की भी कोई कैजुअल्टी नहीं होगी। हालांकि उस बार कंकशन वगैरह से कोई 100 इंजरीज हुई थी, लेकिन तब भी अमेरिका ने कुछ नहीं कहा था कि अब इसको डी एस्केलेट किया जाए। वी डोंट वांट एन ओपन एंडेड वॉर। याद रहे कि पीटर हेग्सेथ, डिफेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ, जॉइंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो एक पॉइंट उन्होंने बार उनसे पूछा गया कि डू यू वांट एन ओपन एंडेड वॉर इन मिडिल ईस्ट, तो उन्होंने कहा वी डू नॉट वांट एन ओपन एंडेड वॉर। और रूस भी अब बीच में आया हुआ है और काफ़ी सीरियसली। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर अभी भी मॉस्को में बैठा है, ठीक है। तो इसके चलते ये कार्रवाई हो रही है। अगर आप लॉजिक पे जाएं, जिसको बोलते हैं टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक लॉजिक, इस वक्त ईरान के लिए लड़ाई को कंटिन्यू करना फ़ायदेमंद नहीं होगा। जितना वो कंटिन्यू करेगा उतनी ही उसके देश का नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर सुपीरियॉरिटी उसकी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल हाथ पैर उसके ठंडे हो गए हैं। वो भी, माफी चाहता हूं कि आपको काट रहा हूं, लेकिन एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अमेरिका का टारगेट कभी भी ईरान देश को खत्म करने का नहीं था, ईरान एज अ कंट्री को खत्म करने का नहीं था। कैन वी हैव जनरल जीडी बख्शी आल्सो ऑन इट? जनरल साहब, उनका टारगेट था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करना। कर्नल शैलेंद्र इज ऑल्सो जॉइनिंग अस, मेजर तूर है, रविंद्र जी हैं। जनरल साहब, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू, जिस टीम की, जिस जय वीरू की टीम की बात हुई थी, उनका टारगेट था ईरान के 40 साल, 35 साल, 36 साल पुराने न्यूक्लियर प्रोग्राम को निस्तोनाबूद करना, खत्म करना। अमेरिका ने कहा वी हैव अचीव्ड दैट। तो अब इसका लॉजिकल अंत क्या है? शांति। ईरान को फेस सेवर देना था, दे दिया। आयतुल्लाह खुमैनी दोबारा खड़े होकर लाउडस्पीकर पे माइक लगा के बोल देंगे कि हमने अमेरिका पे अटैक किया। किसने कितना कैसे अटैक किया वो दिखा दिया। वो खाली खोखा मारा कि भरा हुआ मारा, वो किसको पता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। फेस सेवर मिल गया। नाउ पीस हैज टू प्रिवेल। जनरल नहीं, बिल्कुल आप यू आर, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू एंटायरली। अमेरिका का एम था लिमिटेड। अमेरिका की बात करते हैं पहले। अमेरिका का एम था लिमिटेड, कन्फाइंड टू टेकिंग आउट द 3 न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स, फोदरा, इस्फहान, नतांज। वो उन्होंने टेक आउट कर लिए हैं। डैमेज सब्सटैंशियल हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुई है कि नहीं वो तो अभी जब बॉम्ब डैमेज असेसमेंट आ जाती है तभी पता चलेगा। ये उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने बोल दिया। इससे ज्यादा उनका एम नहीं है। इजराइल कह रहा है
और उसने बहुत सारी पब्लिक प्रोक्लेमेशंस करी हैं कि हमारा एम नंबर 1 टेक आउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम, नंबर 2 रेजिम चेंज, ठीक है। और उसके तहत उसने जो कई स्ट्राइक्स करी हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स पे, जो जेल है उस पे जहां पे सारे ईरानियन डिसिडेंट्स, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स जेल्ड है, उसके ऊपर स्ट्राइक करी है। और ऐसी फैसिलिटीज जो कि बासरी उनका जो है हेडक्वार्टर्स, जो कि उनके पैरामिलिट्री फोर्स हैं और जो कि क्या कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में इस्तेमाल होते हैं, उस पर स्ट्राइक करी है। अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर रिजीम चेंज और बार बार आप ऐसे ही मार करते रहोगे तो फिर तो लड़ाई उनकी तरफ से चलती रहेगी और इजराइल, ईरान भी कहेगा फिर हमको भी पूरा हक है रिटेलिएट करने का। कोई 3 से 4 हजार मिसाइल्स ईरान के पास एस्टिमेट लगाया जाता है। कई एस्टिमेट अगर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल करें तो 10,000 के ऊपर है। इसका मतलब 20 से 30 मिसाइल वो अगले 3 महीने लगातार फायर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे इजराइल का नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक काफी खासा नुकसान हो रहा है। ये कहना कि कुछ नहीं हुआ गलत है। इतना नुकसान इजराइल का पहले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल की आबादी का, इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सोल्युटली जनरल साहब। और देखा है तेल अवीव में, हाफिया में, तेल अवीव में कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स को खंडर में बदल दिया कर्नल शैलेंद्र सिंह। ईरान ने इजराइल के 100 मतलब वो जो ओवर हाइप्ड आयरन डोम जिसको कहा जाता था कि ऐसा है कि मक्खी भी मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ईरान ने उसको भेजने का तरीका अपना लिया। ऑल ऑफ दैट इज ओवर। अल्टीमेट टारगेट था उनका न्यूक्लियर सिस्टम, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना, खत्म करना, वो कर लिया। पीस इज द ओनली वे, शांति ही एक अकेला रास्ता है। कर्नल साहब, कोई भी कंट्री अगर किसी भी तरह से वॉर में जाता है तो वो लॉसेस के बारे में हमेशा सोच कर जाता है। उसको इकोनॉमिक लॉस होगा, ह्यूमन लॉस होगा, प्रॉपर्टी लॉस होगा। इस तरह के लॉसेस के अगर पीछे पड़े रहे तो आप फिर लड़ाई में जाएंगे ही नहीं। ये आपकी प्रिपरेशन ज़रूर होती है। अब आ रही बात है कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस समय। अगर डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव यूएस का हमेशा से एंटी न्यूक्लियर पार्ट था कि हम किसी भी तरह से ईरान को न्यूक्लियर ना होने दें। दूसरा, इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉमन ऑब्जेक्टिव था कि यस न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। इजराइल के पास काबिलियत नहीं थी, वो वाली काबिलियत यूएस ने ला कर दे दी। दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। कितना डैमेज हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना स्मगल हुआ, क्या हुआ, ये सब माइनर बातें हैं। ये चलती रहेंगी, इस तरह के प्रोपोगंडा वॉरफेयर चलते रहेंगे। सैटेलाइट फोटोग्राफ आप मुझे बोल दीजिए, मैं आपके स्टूडियो में आज क्रिएट कर दूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ है, वो एक अलग बात है। ये प्रोपोगंडा वॉरफेयर चलता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमेशा से इजराइल का ये था कि खमैनी रिजाइम जानी चाहिए, खमैनी जाने चाहिए। ये अपने आप में 1 या 2 दिन की बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है। और इसमें यहाँ तक बात आ चुकी थी कि यूएस एक तरीके से रोके हुए था इजराइल को कि आप एलिमिनेट नहीं करें, आप एलिमिनेट नहीं करेंगे खुमैनी को जब तक के एक अपराइजिंग ना आए ईरान में। और ऐसा दिखना चाहिए ईरान और वर्ल्ड को कि वहाँ की जनता उनसे परेशान थी, इस वजह से उस रिजाइम को हटाया गया है। अगर आपने आज 1-2 दिन में रज़ा को अगर डाल भी दिया तो अपने आप में रज़ा की कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पूरी जो नई जनरेशन पिछले 40 साल के अंदर आई है, ये खमैनी को एक तरीके से देखते आई है एज अ लीडर, एज अ रिलीजियस लीडर, एज अ सेवियर, एज अ स्ट्रॉन्ग मैन अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ दादागिरी। पॉइंट टेकन। जनरल साहब कुछ कह रहे थे। मेजर तू रॉबिन्सन जी आ रहे हैं। जनरल साहब, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट? नहीं, बिल्कुल मैंने बताया। देखिए ये जो है टेंशन है बिटवीन 2 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट की, वी आर ऑल एग्रीड कि न्यूक्लियर एलिमिनेशन वो तो हो चुकी है, ठीक है, अचीव्ड। नाउ रह गया रेजिम चेंज, जिसके बारे में नेतन्याहू ने और इजराइल ने काफी ओपनली बात करी है, ठीक है। और एक स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप भी इसके साथ लग रहे थे कि हमें पता है खोमेनी कहां है, बट वी विल नॉट टेक हिम आउट एज येट। अब उनका बदलाव हो गया है कि भाई वी डोंट वांट एन ओपन वॉर। उनको भी पता चल गया कि मागा में स्टीव बैनन वगैरह जैसे जो लोग थे, पॉलिटिकल लीडर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो सब कोई नहीं चाहता कि एक लंबी लड़ाई, महीनों लंबी, सालों लंबी वहां पे छिड़ जाए, ठीक है।
ऑफ रैम्प सबको चाहिए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन था कि मेरे को एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन चाहिए जिसमें मुझे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी। यूक्रेन बाइडेन की लड़ाई है, मैं उसे बंद कराना चाहता हूं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने कहा था मैं बंद कराऊंगा शुरू में, फिर वो इजराइल के साथ चल के उन्होंने ये जो है स्ट्राइक ये कर दी है। इसके आगे वो नहीं जाना चाहते। इट इज अगेंस्ट हिज लार्जर स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी, इसलिए उन्होंने तो वो सीज फायर करा दिया है अपनी तरफ से कि भाई 10 फार एंड नो फर्दर। ईरान के लिए भी अकलमंदी इसमें है कि वो सीज फायर अभी एक्सेप्ट कर ले। एक थ्योरी ये कहती है कि इसके पहले फौदरों पे हमला हुआ था, उनको भी इंडिकेशंस मिल गई थी और उन्होंने 408 केजी एनरिच्ड यूरेनियम वहां से निकालकर अलग अलग जगहों पर छुपा दिया है, ठीक है। मजलिस में एक बिल पास हुआ था कि ईरान को अपना जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसे छोड़ देना चाहिए। मजलिस ईरान की यानी पार्लियामेंट ने कहा कि यह फैसला खुमैनी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेंगे। एक ये भी इसका विकल्प हो सकता है कि यहां जब सीज फायर होता है मिडिल ईस्ट में, जब सीज फायर होता है मिडिल ईस्ट में, तो ईरान चुपचाप से सिर नीवा करके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो समझ गया है कि उसके बगैर उसका जीना दूभर है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उसको गैप मिलेगा उसमें उसको S-300, S-400 मिसाइल्स लेने ही होंगे। अब रूस कितने S-400 मिसाइल्स देने की कैपेबिलिटी है रूस के पास इस वक्त, जबकि उसकी अपनी जंग चल रही है। उसको 2 बैटरीज अभी तक भारत को देनी है जिसका पैसा हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन उसको अपना एयर डिफेंस ठीक करना होगा। अभी जो है वो उसका एयर डिफेंस खलास हो गया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल, मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर स्टैंड ऑफ अटैक्स, इजराइल के भी BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो उसके लिए S-400 मिसाइल की कैपेबिलिटी आना, इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी आना बहुत ही जरूरी है ईरान की रक्षा के लिए। वो इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, चाहे रूस से चाहे चीन से। चीन ने भी HQ-18 ये जो है S-400 इक्विवेलेंट बनाया है और चीन देने को तैयार है, क्योंकि चीन का बहुत भारी स्टेक है ईरान की एग्जिस्टेंस में। 30% तेल उसका जो है वो इधर से आ रहा है, ईरान से आ रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर अकलमंदी से चला जाए, अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से चला जाए, ईरान को इस वक्त कट कॉस्ट करके सीज फायर एक्सेप्ट करना होगा। प्रॉब्लम यह है कि टॉप ईरानियन लीडरशिप IRGC की मारी गई है। डिसीजन मेकिंग जूनियर लेवल्स तक चली गई है और जूनियर लेवल्स जो हैं वो हॉट हेड्स हैं।